क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फ्रॉम पार्ट ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर मॉडल का पार्ट कौन सा नहीं है? नॉट पार्ट ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल का कौन सा पार्ट नहीं है, नॉट बताना है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखो भाई, जो हाइजेनबर्ग थे, हाइजेनबर्ग ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। हाइजेनबर्ग जो साइंटिस्ट थे, हाइजेनबर्ग ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या सब एटॉमिक पार्टिकल, कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, सब एटॉमिक पार्टिकल हो, उसकी पोजीशन और मोमेंटम इनका साइमल्टेनियस एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। इसका मतलब जो इसका डी ऑप्शन है, द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमिन साइमल्टेनियसली, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही था और कुछ भी नहीं था कि हाँ, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं पता कर सकते। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 331 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। 32 क्या कहता है? व्हाट इज द सेपरेशन एनर्जी of Be+2 in first excited state? एक Be+3 गिवन है, Be+3, तो Be+3 है तो मैंने आपको कल बताया था Z इसका 4 हो गया। दूसरी बात है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, हाँ जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है इसका मतलब क्या होता है कि n की वैल्यू जहां इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 होती है तो उसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अगर वैल्यू 1 होती है तो उसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। इसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं कि हाँ, इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी लेवल पर है। ग्राउंड स्टेट का मतलब है लीस्ट एनर्जी। इसका मतलब है लीस्ट एनर्जी, इससे कम एनर्जी किसी की नहीं होती है। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, इसका मतलब n = 2 में है। हमें सेपरेशन एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है? सेपरेशन एनर्जी। और इस सेपरेशन एनर्जी का मतलब हो गया कि आपको अब इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक ले जाना है। तो n = 2 से इन्फिनिटी तक ले जाना है। इसका मतलब यह है कि n = 2 से इन्फिनिटी तक आपको इलेक्ट्रॉन को ले जाना है। डेल्टा E = होता है 13.6 Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। ये फॉर्मूला होता है। तो n2 की वैल्यू तो इन्फिनिटी हो गई भाई, और n1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। यहीं से तो स्टार्ट होना है, तो 2 है। तो डेल्टा E, इसका मतलब सेपरेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ सेपरेशन SP लिख देते हैं। ये 13.6, Z की वैल्यू कितनी है भाई? 4 है। Z की वैल्यू 4 है, तो यहां पर 4 की पावर 2, इसका मतलब 16 हो जाएगा। 1/n1², 1/n1² का मतलब कितना है? 2 की पावर 2, 4 हो गया, -0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी यूनिट आएगी। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो सेपरेशन एनर्जी एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए, ग्राउंड स्टेट में नहीं है, ग्राउंड स्टेट में नहीं है। कहां है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। एक बार मैं फिर थोड़ा सा फिगर बना करके आपको समझा देता हूं, आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह से मामला है। क्या है भाई? ये ऐसा कुछ है, इसके आगे यहां पर डॉट 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 लगा हुआ है। इस डॉट 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 का मतलब होता है इन्फिनिटी।
इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, ऐसा कुछ है। यहां पर कुछ ऐसा सिस्टम है, कुछ यहां पर इस तरह से सिस्टम है, कुछ यहां पर है और यहां कहीं न्यूक्लियस है, ऐसा हम बना लेते हैं। ये n = 1 है, n = 2 है, n = 3 है, n = 4 है, n = इन्फिनिटी है। ये ग्राउंड स्टेट कहलाती है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। ग्राउंड स्टेट का मैंने बताया था, मतलब आपका शहर, होम सिटी। होम सिटी में आप कोई भी एक्साइटेड गलत काम नहीं कर सकते हो। आप सेलेक्ट हो गए MBBS वगैरह में तो अपने मन के मालिक कुछ हद तक हो सकते हो। तो आपको यहां से इलेक्ट्रॉन को पिक करना है और यहां तक ले जाना है। इसको आप सेपरेशन एनर्जी कहते हैं, इसको आप सेपरेशन एनर्जी कहते हैं, इसको आप सेपरेशन एनर्जी कह देते हैं, इसको आप सेपरेशन एनर्जी कह देते हैं। इसी की वैल्यू आपको मैंने निकाल करके दिया है। यानी सेपरेशन एनर्जी डेल्टा E की वैल्यू जो आएगी वो 13.6 Z² 1/n1। 1/n1 का मतलब है 1/4 माइनस 0 आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इस तरीके से बन करके आ जाएगी। और Z की वैल्यू जो है वो 4 आपको गिवन है। क्यों? क्योंकि Be+3 है, Be+3 के लिए Z की वैल्यू 4 ही होती है। अब आप आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 33 था और क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा सा गलती हो गई, क्वेश्चन नंबर ये 33 हो गया मेरे से, 32 बीच में रह गया, ध्यान नहीं दिया। तो ये 33 था, 32 को अब कर देता हूं, वो कोई इशू नहीं है। तो 32 को दोबारा से देख लीजिए, ये 33 हो गया, ऐसा हो जाता है, बहुत बार हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, बीच में एक मैं ध्यान नहीं दे पाया, देख नहीं पाया, वो इशू रह गया। तो अब कोई बात नहीं, कोई मामला नहीं है। अब 32 देख लीजिए, 32 देखिए, 32 क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। 32 क्या कहता है? विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम इंक्रीज करते हैं, ये फॉर्मूला अभी मैंने बताया है आपको, डेल्टा E 13.6 Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। अभी फॉर्मूला बताया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम का। मैं केस फर्स्ट लेता हूं, केस फर्स्ट में आपको n1 की वैल्यू 1 लेता हूं, n2 की वैल्यू 2 लेता हूं, ले लेते हैं। तो डेल्टा E कहां है? 1 और 2 के बीच में है। 13.6 Z² यहां पर 1/1 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो 13.6 Z² और ये 3/4 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाएगा। केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड में मैंने क्या किया, n1 की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं और n2 की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूं। अब देखते हैं डेल्टा E 2,3 13.6 Z² 1/4 माइनस 1/3 की पावर 2 9 आ जाएगा। ये 13.6 Z² 9 माइनस 4 5/, ये आ जाएगा 36। अब जरा इसको और इसको कंपेयर करो, इसकी यूनिट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगी। तो अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं तो डेल्टा E 2,3 की वैल्यू कम आएगी। देखो यहां 36 से डिवाइड हो रहा है भाई, और डेल्टा E 1,2 की वैल्यू ज्यादा आएगी।
इसका मतलब है जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ेगा, प्रिंसिपल, भाई ये क्या थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थे, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे जो डिफरेंस है एनर्जी का, एडजेसेंट एनर्जी लेवल का, वो डिक्रीज होता जाएगा, वो डिक्रीज होता जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 32 है, वो डिक्रीज होता जाएगा, ये मैंने प्रूफ किया है। डिफरेंस डिक्रीज होता जाएगा, ये मैंने प्रूफ किया है। इस तरीके से 32 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्या कहता है, इन बोर मॉडल द यूनि इलेक्ट्रॉनिक एटम टाइम पीरियड, टाइम क्या होता है भाई, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही तो टाइम होता है। अरे वेलोसिटी क्या होती है भाई, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो गई। तो जो टाइम हो गया वो डिस्टेंस क्या है, 2 पाई आर एन। अरे सरकमफ्रेंस ही तो डिस्टेंस है, सरकमफ्रेंस जो है, सरकमफ्रेंस ही तो डिस्टेंस है अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए मैंने बताया था आपको वी एन लिख देते हैं। आर एन का फॉर्मूला आपको पता है 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है, बताया है भाई। इस कांस्टेंट को आर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको प्रोपोर्शनल में लगा लो तो ये एन स्क्वायर अपॉन जेड हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बन करके आएगी। वी एन की वैल्यू बताई है मैंने, क्या बताई थी, 2.18 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन, ये बताया था। मीटर पर सेकंड बताया था, ये पी को मीटर में था। ये जो कांस्टेंट है ना वी एन प्रोपोर्शनल हो जाएगा जेड अपॉन एन। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब आप क्या करिए, जो टाइम है, टाइम जिसको एन जेड, इसका मतलब एन का मतलब ऑर्बिट, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर। तो क्या आर एन ऊपर आ रहा है तो एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये नीचे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई होगा। पूरा लिखता हूं मैं, ये आपके पास एन स्क्वायर बाई जेड और यहां पर जेड बाई एन हो जाएगा। अब आप इसे करिए तो टी एन जेड ये आपके पास प्रोपोर्शनल आएगा, क्या आएगा, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि टी एन जेड एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर है। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि टी एन वन जेड वन डिवाइडेड बाई टी एन टू जेड टू, ये इज इक्वल टू होगा n1 की पावर 3 डिवाइडेड बाई z1 की पावर 2 इंटू क्या z2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई n2 की पावर 3। वैल्यूज पुट करिए, आंसर्स आएंगे। मैं पुट करके दिखा रहा हूं, मैं आपको पुट करके दिखा रहा हूं। हर क्वेश्चन को उसकी जड़ तक पहुंचाना ये मेरा काम है। मैंने आपसे कहा है कि कॉन्सेप्ट को बताता चलूंगा, कॉन्सेप्ट में टाइम टू टाइम बताता चलूंगा। तो इसमें क्या है, ये निकालना क्या है, टी 1 2 अपॉन टी 2 1, ये निकालना है। इसका मतलब है कि n1 की वैल्यू 1 है और z1 की वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये है यहां पर n2 की वैल्यू 2 है
और Z2 की वैल्यू 1 है। इसकी मीनिंग ये है, वैल्यूज पुट करिए, N1 की वैल्यू 1 है, इसकी पावर 3, और अपॉन N2 की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 3। ठीक है भाई, Z2 की वैल्यू 1 है, 1 की पावर 2। इसके बाद Z1 की वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर 2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यह आएगा 1 अपॉन, यहां पर ये 8 आएगा और यहां पर ये 4 आएगा, तो ये 1 अपॉन 32 आएगा। थोड़ा सा आप लोग करने की कोशिश करिए तो आपको आंसर्स मिलेंगे। 34 हो गया, 35 पर चलते हैं कि 35 क्या कहता है। कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। ये कॉन्सेप्ट चूंकि बताने का मेरा प्रॉमिस है, इसलिए कॉन्सेप्ट में साथ के साथ बताता रहता हूं। 35 पर चलिए कि ये 35 क्या कहता है, इसको भी पकड़ने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्रीट इन बोर। बोर थ्योरी में क्या था, एंगुलर मोमेंटम ये NH/2 पाई था। n की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन थी। ये हमेशा इंटीजर ही रहेगा, यही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम आएगा। 36 चलते हैं। व्हाट इज द टाइम रेशियो, वही चीज रिपीट हो रही है। टाइम रेशियो, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, दूसरा है थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। ये है थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। बस कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर N1 की वैल्यू सेकेंड, इसका मतलब 2, Z1 की वैल्यू, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होती है। थर्ड ऑर्बिट N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू 3 और Z की वैल्यू इसके लिए 2 होती है। बस फॉर्मूला रह गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। T N1 Z1 T N2 Z2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 की पावर 3 Z2 अपॉन Z1 की पावर 2। वैल्यूज पुट करना है, कुछ है ही नहीं, मामला ही नहीं है भाई। N1 अपॉन N2 यानी 2 अपॉन 3, ये 2 अपॉन 3 की पावर हो गई 3 N1, N2 की पावर 3, Z2 अपॉन Z1 यानी 2 डिवाइडेड बाई 1 की पावर 2। कोई इशू ही नहीं बचा। ये आपके पास 8 इंटू 4, 8 इंटू 4, 8 इंटू 4, ये आपके पास 32 आ गया और 3 की पावर 3, ये 27 आ गई। 32 बाई 27 यही होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 क्या कहता है उसको भी अच्छी तरह से देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। 37 क्या कहता है उसे देखने की कोशिश करते हैं। ये क्या कह रहा है भाई, Be+3 एंड प्रोटॉन, ये Be+3 है एंड प्रोटॉन, यहां पर ये प्रोटॉन है भाई, एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल, देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ रेशियो, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2m इंटू V इंटू Q, ये फॉर्मूला होता है, डेराइव भी कर दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ। लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट
2m वोल्टेज इंटू पोटेंशियल वोल्टेज इंटू चार्ज, बस। यहां पर लैम्डा 1 h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू मास। अरे भाई इसका मास, इस पर सॉरी ये गलती हो गई, 3 चार्ज है। इसका मास जो आता है भैया, इसके लिए a की वैल्यू कितनी होती, 9 होती है ना, और इसके लिए कितनी होती है, 1 होती है। कोई इशू ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। यहां m ही रख लो, m1 रख लो, या 9 रख लो, वो इशू नहीं है। 9 रख लो, वोल्टेज इक्वल है तो दोनों जगह सेम ही है, सेम रख देते हैं। चार्ज इस पर 3 है। मैं यूनिट्स का ध्यान नहीं दे रहा हूं क्योंकि यूनिट्स तो कैंसिल होनी है। या चलिए मैं इनको डिवाइड ही कर देता हूं जिससे आपको थोड़ी तकलीफ कम हो जाए। ये लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ये क्या आएगा, अंडर रूट 2m1 v1 q1 डिवाइडेड बाई 2m2, और ये 2 यहां पर 2 आएगा, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 2 आएगा, यहां पर m1 आएगा, यहां पर v1 आएगा, यहां पर q1 आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसीलिए, और h से h कैंसिल हो जाएगा। तो देखो भाई इसमें देखिएगा कि कहानी क्या है। कहानी ये है कि पोटेंशियल सेम है, v1 इज इक्वल टू v2, इक्वल पोटेंशियल, या फिर सेम पोटेंशियल की वजह से ऐसा रखा गया। सेम पोटेंशियल है, इक्वल पोटेंशियल है, इसीलिए ऐसा रखा गया। v1 v2 की वैल्यू सेम है, वोल्टेज या पोटेंशियल सेम है। चार्ज की बात करो तो Q1 को अगर देखो तो 3 टाइम, ये Q1 है, Q1 ये Q1 है, 3 टाइम ऑफ Q2 दिखेगा आपको। ये भी हो गया, सोल्व हो गया। इस पर 1 2 3, इस पर चार्ज 1, तो Q1 की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ Q2 हो गया। मास की बात करिए, M1 मास की बात करो तो M1 इसका मास कितना है भाई, इसका मास जब 9 है तो इसका मास 1 है, यानी 9 टाइम्स ऑफ M2 आ गया। वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर्स आपके सामने मिल जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, कि क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, उसे भी सोल्व करने की कोशिश करो। कोई खास इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। 38 क्या कहता है, 38, if the mass of electron is m, charge is e, इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपको m गिवन है, चार्ज उसने कहा कि ये e है, तो एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस v, जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल जो है वो v है, तो वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू v इंटू क्यू होता है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो अब आपको हाफ इंटू m मास गिवन है, ये v स्क्वायर, वोल्टेज v गिवन है, चार्ज e गिवन है, e गिवन है, तो अब कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ आसानी से निकल रहा है। यानी v वेलोसिटी निकल के आएगी कितनी, v इंटू ई डिवाइडेड बाई इंटू 2 और डिवाइडेड बाई m निकल करके आएगी। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, m नीचे आ जाएगा, रूट ले लेंगे। ये आपकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, और इसके वेलोसिटी होने की वजह से ये काइनेटिक एनर्जी है, ये आपकी वोल्टेज है या फिर पोटेंशियल है, और ये आपका चार्ज है। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं
39 पर कि 39 क्या कहता है। 39 को भी देखिए, 39 कि हाँ जी 39 क्या कह रहा है, उसको भी समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 39, स्पेक्ट्रम फॉर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम। देखो भाई, दो तीन चीजें याद कर लो। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम यानी स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है। इसका मतलब है स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन होता है, और स्पेक्ट्रम ऑफ मोलेक्यूल ये बैंड स्पेक्ट्रम होता है, ये बैंड स्पेक्ट्रम होता है, ये बैंड स्पेक्ट्रम होता है। तो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन एलिमेंट, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सारी चीजें हैं, सारी चीजें हैं। कुछ भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। तो एटम का स्पेक्ट्रम वो लाइन स्पेक्ट्रम है, और एलिमेंट में क्या होता है, एटम ही होते हैं। मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी देता है एटम, और इमिशन स्पेक्ट्रम भी देता है एटम। तो इसका मतलब इसका आंसर एनी वन ऑफ द अबव, कोई भी एक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलिए। 40 क्या कहता है, लाइन स्पेक्ट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम। अभी बताया कि लाइन स्पेक्ट्रम किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एटम की है, तो वही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। इसको भी जरा गौर करिए। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम He+ है। अगर He+ है तो Z की वैल्यू अपने आप 2 हो गई। अब ये क्या है, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 19.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम है, पर एटम है। करना क्या है, Be+3 की निकालनी है। द एनर्जी ऑफ Be+3 इन द सेकेंड एनर्जी स्टेट, इस तरह करके कुछ निकालनी है। तो Be+3 के लिए जो भी कुछ निकालना है निकालना है। देखते हैं Be+3 के लिए। पहली बात तो Z की वैल्यू 4 हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, Z की वैल्यू 4 हो जाती है। तो द एनर्जी ऑफ Be+3 आयन इन द सेकेंड स्टेशनरी स्टेट, ये सेकेंड स्टेशनरी स्टेट जो मैं पढ़ पा रहा हूं, वो सेकेंड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम इज दिस पर एटम एंड देन एनर्जी ऑफ Be+3 आयन इन द सेकेंड एनर्जी स्टेट। सेकेंड एनर्जी स्टेट है, सेकेंड एनर्जी स्टेट है, इसका मतलब n की वैल्यू 2 है। घबराने की बात नहीं है, बड़ा इजी है। क्या भाई, सीधी सीधी बात है। आयनाइजेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 13.6 इंटू Z²। अब n की वैल्यू तो हमेशा यहाँ 1 ही होती है, तो वो कोई चक्कर नहीं है। ये फॉर्मूला होता है। आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ गिवन है। अब इसको आप कांस्टेंट मान लो, इसको आप कांस्टेंट मान लो। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट K इंटू Z²। तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है 19.6 इंटू 10⁻⁻18 K। Z की वैल्यू 2 है तो यहां पर 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब K की वैल्यू हो गई 19.6 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई हो गई 4। जो इस तरह के क्वेश्चन में डेटा गिवन होते हैं वो K की वैल्यू को निकालने के लिए होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें ऐसी कोई। तो अब यहां देखिए, यहां पर
क्या हो जाएगा, यहां पर एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा K इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इसमें कहीं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। K की वैल्यू वहां से निकाला 19.6 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 4 इंटू जेड की वैल्यू 4 है तो जेड की वैल्यू 4 की पावर 2 हो गई, एन की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 2 हो गई। ये इस तरीके से आंसर आपका आ जाएगा, जहां कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं, देखते हैं 42 क्या कह रहा है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। द वैल्यू ऑफ वेव नंबर Rydberg constant when transition of electron takes place between two levels of whose sum and difference, sum और difference given है। दो लेवल्स हैं, दो लेवल्स का सम और डिफरेंस गिवन है। दो लेवल्स हैं, उनका n1 प्लस n2, ये सम कितना है भाई, सम है 4 और n1 माइनस n2, डिफरेंस कितना है भाई, डिफरेंस है 2, ऐड कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया, 2n1 इक्वल टू 6 हो गया, तो n1 की वैल्यू 3 हो गई, जहां कोई दिक्कत नहीं है। अगर n1 की वैल्यू 3 हो गई तो n2 की वैल्यू 1 हो गई, जहां कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब क्या है, न्यू बार r इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। न्यू बार, यही तो रेडबर्ग इक्वेशन है। जेड की वैल्यू की क्या गिवन है भाई, हीलियम है He प्लस, तो इसके लिए जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहां पर 2 की पावर 2, 1 अपॉन n1, जो छोटा हो उसे n1 लो, हमेशा ध्यान रखना, जो छोटा हो उसे n1 लो, तो इसे n1 लेना पड़ेगा 1 अपॉन 3 की पावर 2, यहां से आंसर आएगा। हमेशा याद रखिए, जो ये इक्वेशन है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इस इक्वेशन में जो रेडबर्ग इक्वेशन है, हमेशा याद रखिए कि इसमें n1 की वैल्यू लेस होगी, n2 की वैल्यू मोर ही होगी, या फिर आप डेल्टा इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। सेम चीज इसमें अप्लाई होती है, n1 की वैल्यू कम होगी, n2 की वैल्यू ज्यादा होगी, पक्की बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से 42 हो गया। अब हम चलते हैं 43 पर, कि ये 43 क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसको भी देखते हैं कि 43 क्या कहने की कोशिश करता है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। 43 क्या कहता है, जानिए जरा 43 क्या कहता है। 43 हाइड्रोजन एटम मूविंग एट स्पीड v एब्जॉर्ब्स, ये हाइड्रोजन एटम है, इसकी स्पीड v है, ये एब्जॉर्ब करता है लैम्डा इज इक्वल टू 122 नैनोमीटर। इसका मतलब है 122 नैनोमीटर 122 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। क्या ये फोटोन है भाई, और इसको एब्जॉर्ब करके रुक जाता है, इसको एब्जॉर्ब करके ये रुक जाता है। तो ये फोटोन है, फोटोन, ये आपका फोटोन है, ये फोटोन है, और यहां पर हाइड्रोजन एटम है, यहां पर हाइड्रोजन एटम है।
इसका मोमेंटम निकालो, इसका मोमेंटम निकालो, m इंटू वी आएगा। तो m मास इंटू वेलोसिटी, हाइड्रोजन का मास कितना होगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg इंटू वेलोसिटी v ले लिया। ठीक है भाई, ये हो गया मोमेंटम। फोटोन का मोमेंटम कितना आएगा भाई, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, या फिर p इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन h अपॉन लैम्डा। यही तो डी ब्रॉगली इक्वेशन है, यही डी ब्रॉगली इक्वेशन है। तो अब इसका p निकालो। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन p, ये क्या है, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, इसकी वैल्यू 122 इंटू 10 टू द पावर -9। यहां पर ये मोमेंटम था। तो अगर दो चीजें आपस में कोलाइड करके रुक रही हैं तो दोनों के मोमेंटम इक्वल होंगे। मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ क्या आ जाएगा, फोटोन। इसे ही मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ कहते हैं। तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू वी इज इक्वल टू ये 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई 122 इंटू 10 टू द पावर -9। वी की वैल्यू आप निकाल लीजिए। इसे ही मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ कहते हैं। कंजर्वेशन लॉ, लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन कहते हैं। चलते हैं 44 पर कि हाँ जी 44 क्या कहता है, उसे भी देखते हैं कि 44 क्या कह रहा है, उस पर गौर फरमाइए। 44 क्या कह रहा है, 44 को देखते हैं। 44 में क्या है, एज्यूम दैट 2 इंटू 10⁻17 जूल ऑफ लाइट एनर्जी इज नीडेड। कितनी एनर्जी की वैल्यू कितनी है, एनर्जी है 2 इंटू 10 टू द पावर -17 जूल लाइट एनर्जी नीडेड बाय इंटीरियर ऑफ ह्यूमन आई टू सी ऑब्जेक्ट। हाउ मेनी फोटॉन्स, आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं। ये कैलकुलेट करना है। लैम्डा की वैल्यू 595.2 नैनोमीटर गिवन है। 595.2 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर गिवन है। नीडेड टू जनरेट मिनिमम एनर्जी कुछ भी नहीं है, En इज इक्वल टू NHc अपॉन लैम्डा। ये क्या है, ये है एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स की एनर्जी है। तो इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है भाई, 2 इंटू 10 टू द पावर -17 गिवन है। ये गिवन है n, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, c की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू ये गिवन है 595.2 इंटू 10 टू द पावर -9। n की वैल्यू आप निकाल लीजिए। इस तरीके से 44 हो गया। अब चलते हैं 45 पर। 45 क्या कहता है उसको भी देखने की कोशिश करते हैं कि 45 क्या कहता है। 45 को भी देखने की कोशिश करते हैं। 45 क्या कहता है, 45 में क्या है दोस्तों, ग्राफ बिटवीन एनर्जी E इज इक्वल टू होता है Hc अपॉन लैम्डा। ये H इंटू सी इंटू लैम्डा की पावर 1, ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट हैं। तो अब अगर ग्राफ आप प्लॉट करोगे E में और लैम्डा में तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ आएगा।
क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ आएगा, क्योंकि यहां पर ये -1 है, इसीलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आएगा। h कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। c की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, और ऊपर वाला ये कहलाता है प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट कहलाता है। तो ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट होंगे, तो यही बचा, और ये -1 की जगह पर ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा।